नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इंडियन एआई समिट का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में देश विदेश के विशेषज्ञों ने एआई और आध्यात्म के संगम पर गहनता से चर्चा की। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हमारा धर्म, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा नैतिकता और सत्य की ओर ले जाता है और इसीलिए नैतिकता, सत्यता दुनिया में जाना चाहिए। दुनिया के हर व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, अच्छा धर्म, संस्कृति दुनिया में जाना चाहिए। इसके लिए एआई का उपयोग करना चाहिए, ये आज की आवश्यकता है। और इसीलिए भारत के अंदर जो श्रेष्ठ मूल्यों की सशक्त परंपरा रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः समस्त विश्व को हमने अपना परिवार माना है और निश्चित रूप से इस नाते हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम एआई के माध्यम से भारत की संस्कृति, ज्ञान को दुनिया में पहुंचाएं, ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सारा विश्व एक परिवार के रूप में काम करे। आज जब अशांति का समय हो, उस समय शांति और स्थिरता के लिए हमें हमारे ज्ञान परंपरा को दुनिया में पहुंचाना होगा। हमने हमेशा शांति की बात की है, हमने हमेशा सत्य की बात की है, हमने हमेशा नैतिकता की बात की है और ये सब मूल्य, अगर सनातन मूल्य को अगर ठीक से पहुंचाना है तो हमें ठीक से एआई का उपयोग करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत का अतीत बहुत समृद्ध, गौरवशाली, वैदिक परंपराओं, आध्यात्मिक परंपराओं से पोषित रहा है और मुझे आशा है कि हम सब इस नवाचार प्रौद्योगिकी के युग में हम इसका ठीक से उपयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ी को अच्छे शस्त्र और शास्त्रों के बारे में ज्ञान देंगे, ताकि उनके जीवन में एक नैतिकता है और उसकी भागीता हो। इसलिए वैश्विक सहभागिता के अंदर भारत की आध्यात्मिक चेतना पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आशा है इस दिशा के अंदर व्यापक विचार विमर्श होगा और हम सब मिलकर अच्छी चर्चा, मंथन, विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि संसद के अंदर भी हम जितनी अच्छी चर्चा, संवाद करते हैं, जितनी तर्क से चर्चा करते हैं, उतना ही हमारा लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होता है। मुझे आशा है कि हमको भारत की ज्ञान परंपराओं को और तेजी से पहुंचाने के लिए एआई का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, ताकि हम हमारी ज्ञान परंपराओं, हमारी समृद्ध पद्धतियों, हमारी योग, विज्ञान और हमारे अद्भुत ग्रंथों को दुनिया तक पहुंचा सके, ताकि एक नैतिकतापूर्ण, एक सत्य पर आधारित एक समाज विश्व का तैयार हो, जिसमें नैतिकता हो, सत्य हो और ज्ञान परंपरा हो और समाज के कल्याण का भाव हो, सबके कल्याण का भाव हो, सबकी सुखिन का भाव हो, सबके स्वस्थ की भाव हो। जो सबके कल्याण का भाव अगर किसी में है तो वो भारत की आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के अंदर है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम एआई के उपयोग से विश्व की शांति के अंदर भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृति और ज्ञान परंपरा पहुंचाएंगे। हमारे नालंदा के वाइस चांसलर भी यहाँ बैठे हैं। नालंदा हमेशा शिक्षा, आध्यात्मिक का केंद्र रहा है। दुनिया के अंदर नालंदा के जो ज्ञान परंपरा है, वह दुनिया के अंदर हमेशा ज्ञान परंपराओं को पहुंचाने का काम करती थी। आने वाले समय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय इसी तरीके की वैदिक ज्ञान परंपराओं, अच्छे नैतिक मूल्यों को दुनिया में पहुंचाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को भली भांति मालूम है कि आज समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है। क्योंकि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, तो मैं जरूर उनके समक्ष कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष हमको राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, या मैं कहूँ पूरे हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों, सभी स्थानों पर पहले लोग कहते थे कि अत्याधुनिक अगर कहीं निर्माण हो रहा है तो वहां पर आपदाएं आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितनी भी आपदाएं राज्य के अंदर घटित हुई हैं, मैं
लगभग सभी स्थानों पर पहुंचा हूं और मैंने देखा है कि कहीं कोई निर्माण कार्य कुछ नहीं हुआ है। जैसे मैं अगर आपको धराली की बात करूं तो कोई ऐसा बहुत विशेष वहां पर कोई लोहा, कंक्रीट, सीमेंट का बहुत बड़ा जमावड़ा या बहुत बड़ा वहां पर कोई निर्माण कार्य हो, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से पौड़ी जनपद के भरसार क्षेत्र से आगे पैठानी के पास सैंजी गांव, जहां एक भी निर्माण नहीं है, केवल सामान्य गांव, वहां पर एक ही गांव में 22 स्थानों पर बादल फट जाता है। थराली में बादल फट जाता है, चेपड़ों में बादल फट जाता है। पौसारी गांव बिल्कुल सीमांत क्षेत्र, हमारा पिंडारी ग्लेशियर के पास का क्षेत्र, वहां भी कोई निर्माण कार्य नहीं, लेकिन वहां भी बादल फटने की एक घटना होती है और अपने साथ पूरा सैलाब लाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी बात हम सब लोग करते आए हैं, हमारे वैज्ञानिक करते हैं, उसका असर अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर एआई आधारित प्रणाली होगी तो आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रिडिक्टिव होकर यदि हमको पहले इसकी जानकारी मिल जाएगी तो जान माल की जो बड़ी क्षति होती है उस क्षति को भी हम बचा सकते हैं। और मैंने भारत सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और जो एजेंसियां हैं उनसे मैंने अनुरोध किया है कि राज्य के अंदर जो इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो ये आपदाएं आ रही हैं, इनका एक आकलन भी होना चाहिए। हम राज्य के स्तर पर भी कर रहे हैं और आपके भी संज्ञान में रहेगा तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हमारी आगे बढ़ेंगी और इस पर हमने इन सभी का बहुत सामना किया है। आज जब बारिश होनी चाहिए, बारिश नहीं हो रही है। आज मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा थी और चिन्मय जी ने मुझे 2 दिन पहले ही बताया कि आदरणीय अध्यक्ष जी का आज यहाँ पर आगमन होना है। तो मेरे को बहुत इच्छा थी कि प्रातःकाल से मैं सारे काम करके मैं आपके आने से पहले यहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन आज दुर्भाग्य से आज भी देहरादून में पूरी रात भर 1 मिनट भी न रुकने वाली भारी तेज बारिश हुई है, जिसके कारण से कम 20 स्थानों पर आज भी सारे मार्ग हमारे अवरुद्ध हो गए हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड हो गई है, कई जगह पर जो है पुल जो है हमारे इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। तो भाइयों बहनों, इस सब हमको आपदाओं का सामना भी इस बार करना पड़ रहा है। और जिस समय बारिश होती है उस समय बारिश नहीं होती है, जब सर्दी पड़नी चाहिए जब सर्दी नहीं पड़ती है। और इस बार हमने उत्तराखंड में पूरे इस मानसून के समय में मुझे लगता है कि इस बार गर्मी ही हम लोगों ने उसका एहसास ही नहीं करा, क्योंकि बारिश ही लगातार होती रही है। और पिछले वर्ष आप देखेंगे तो ये एक भयंकर गर्मी का हम लोगों ने सामना करना पड़ा जितना कभी नहीं किया था। देहरादून में जारी बारिश का कहर देहरादून मसूरी मार्ग पर भी दिखाई दिया। लगातार बारिश से भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे मार्ग पूरी तरह प्रभावित है और आवाजाही बंद है। उत्तराखंड में बारिश के कहर के बीच जगह जगह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह भारी भूस्खलन हुआ, जिसके चलते देहरादून मसूरी मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। सर, ये है प्राकृतिक आपदा है ये, और कल से जो बारिश हो रही है शाम को 5 बजे से ये सुबह तक, मतलब इतनी तेज़ बारिश है कि इसकी वजह से ये आप देख रहे होंगे कि खाले गांव का पूरा ये हमारा ये मार्ग टूट चुका है, जिसकी अभी जनप्रतिनिधि द्वारा थोड़ी बहुत मरम्मत हो रही है। और ये हमारे भाई हैं दीपक भाई, इनकी मशीन लगी हुई है, ये भी अपना सहयोग दे रहे हैं इसमें पूरा। और परिस्थिति ऐसी है कि लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है और मतलब लोग इस वक्त इतने परेशान हैं कि वो कहाँ अपना शरण लें, कहाँ ना लें। तो उसके लिए, और अभी भी आप देख सकते हैं कि इस टाइम भी बारिश चल रही है और मतलब ये मसूरी राष्ट्रीय मार्ग में भी काफ़ी जगह रोड टूट चुकी है, रास्ते बंद हो चुके हैं और खतरा बना हुआ है अभी तक। मतलब अगर कहें तो अभी भी मतलब लोगों की जान माल का पूरा खतरा है। तो हमारा अनुरोध होगा अपने जनप्रतिनिधियों से, हमारे एमएलए साहब से, कि जरा इसमें संज्ञान लें और थोड़ा अच्छा कार्य करें और लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ कड़े प्रबंध हो। मूसलाधार बारिश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया है। इस दौरान कई स्थानों पर सड़कें टूट गई हैं और पानी और मलबा आने से यातायात बाधित है।
जिस कारण मसूरी का संपर्क अन्य शहरों से कट गया है। सैकड़ों की संख्या में पर्यटक मसूरी में फंसे हैं। कुछ पर्यटक पैदल ही देहरादून की ओर आ रहे हैं। हमें यहाँ परसों आए थे सर घूमने इधर मंसूरी और धनोल्टी, और आते टाइम यहाँ और कल रात इतनी बारिश थी कि सारी तरफ मलबा जमा हुआ पड़ा है। बचे हैं, हम भी बाल बाल बचे हैं। अभी 1-2 दिन कोई और ना आए। यहाँ बारिश का बहुत तगड़ा काम है, यहाँ रास्ते सारे बंद पड़े हैं। हमें इस लड़के की भाई की शादी है, इसकी परसों की, और हम इसके चक्कर में फंसे हैं। इसको बस में भेजेंगे। प्रशासन कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, हटा ही रहे हैं मलबा प्रशासन। वहीं मसूरी जा रहे कई मालवाहक वाहन बीच में फंस गए, जिनमें राशन, सब्जी आदि भरी हुई थी। शिव मंदिर के निकट पुल का एक हिस्सा भी टूट गया। फिलहाल अगले 2 दिनों तक मार्ग खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा मसूरी देहरादून मार्ग पर खाला गांव को जाने वाला मार्ग भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और पूर्ण मसूरी रोड एक बार फिर पुस्ता गिरने से लगातार खतरा मंडरा रहा है। सर रात को हम 10 बजे वहाँ से देहरादून से निकले। सर जैसे आते वो बहुत भयंकर बारिश हुई और एकदम से मतलब मलबा आने लग गया। हम लोग, हमारी गाड़ी वहाँ थी और ये अशोक लेलैंड वाला जो वहाँ खड़ा था उसके पीछे हम लोग खड़े थे। जैसे मलबा आया हमने बैक करके यहाँ लेके आए गाड़ी और वो गाड़ी फंस गई वहाँ पर। हमारी जान तो बच गई। हाँ सर, हमें जाना था उत्तरकाशी सामान लेके। वो सब राशन पड़े सर उसमें ना लोगों का, वो ले जाना था हमने। और एकदम से वहाँ हो गया और पीछे भी ये आया और सुनने में आया कि ऊपर से भी वहाँ बादल फटा कि एकदम से पूरा पानी आया, पूरी दुकानें सब चले गए। हम तो सर रात पूरा डर गए थे, पूरा भयंकर। हाँ जी, हम लोग फिर यहाँ पर छत के ऊपर बैठ गए थे बारिश में भीगते हुए। हमें डर लग था, पानी यहाँ तक पूरा लकड़ी पूरा यहाँ तक आया सर। वो गाड़ी भी वाला भी बेचारा भागते हुए आया, यहाँ घुस गया इधर। बहुत ज्यादा वो होगी सर। क्या लगता है आपको? सर कह तो रहे कि अगर खुल जाएगी, लेकिन उससे ऊपर कोलू केस से ऊपर भी वो कह रहे कि वहाँ से भी सड़क थोड़ा वो हो गया करके डैमेज हो गया। कोठाल गेट के निकट पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर और किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं कोलू खेत के निकट भी सड़क का एक हिस्सा टूटने से मार्ग बंद हो चुका है। मानसून की जाती हुई बारिश एक बार फिर मानव को चेतावनी देकर जा रही है। यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई तो भविष्य में मंजर और भी ज्यादा भयावह हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार की रात सहस्त्रधारा इलाके में अतिवृष्टि ने आसपास के इलाकों की तस्वीरें बदल कर रख दी। देहरादून से होकर बहने वाली छोटी बड़ी नदियों में उफान से कई इलाकों में जलभराव और भूकटाव हो गया। हालांकि राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर राहत बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है, लेकिन उफनती नदियों की डरावनी तस्वीरें चिंता का विषय है। डरावनी तस्वीरें उत्तराखंड के पहाड़ों की नहीं बल्कि राजधानी देहरादून की है, जहां देर रात कारलीगढ़ सहस्त्रधारा इलाके में भारी बारिश की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। सामने आई है तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। रात में हुई अतिवृष्टि के बाद सुबह होते ही राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों और अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए हैं। देहरादून में सहस्त्रधारा रोड को डीएल रोड से जोड़ने वाले ऋषि नगर पुल पर भारी बारिश से काफी नुकसान पहुंचा। बारिश के कारण सड़क का पुश्ता टूट गया, जबकि रिस्पना नदी के उफान ने ऋषि नगर पुल पर आसपास तबाही मचा दी। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है
कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। देहरादून के पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में बारिश के चलते भयंकर जल प्रलय आ गया, जिसके बाद मंदिर के बाहर लगी पीतल की शिव मूर्ति बह गई। माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर, संतोषी माता मंदिर टपकेश्वर को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के पास टॉन्स नदी पर बने पुल की सड़क बह जाने से देहरादून का पछवादून क्षेत्र संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। यातायात बाधित होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल यातायात रूट डाइवर्ट किया गया है। विकासनगर जाने वाले सभी वाहनों को शिमला बाईपास से भेजा जा रहा है। लेकिन आज दुर्भाग्य से आज भी देहरादून में पूरी रात भर एक मिनट भी न रुकने वाली भारी तेज बारिश हुई है, जिसके कारण से कम 20 स्थानों पर आज भी सारे मार्ग हमारे अवरुद्ध हो गए हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड हो गई है, कई जगह पर जो है पुल जो है हमारे इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। तो भाइयों बहनों, इस सब हमको आपदाओं का सामना भी इस बार करना पड़ रहा है। और जिस समय बारिश होती है उस समय बारिश नहीं होती है, जब सर्दी पड़नी चाहिए जब सर्दी नहीं पड़ती है। और इस बार हमने उत्तराखंड में पूरे इस मानसून के समय में मुझे लगता है कि इस बार गर्मी ही हम लोगों ने उसका एहसास ही नहीं करा, क्योंकि बारिश ही लगातार होती रही है। और पिछले वर्ष आप देखेंगे तो ये एक भयंकर गर्मी का हम लोगों ने सामना करना पड़ा, जितना कभी नहीं किया था। प्रेमनगर के ठाकुरपुर में एक व्यक्ति शौच करने नदी में गया था। वेरन अचानक जलस्तर बढ़ गया और नदी में ही फंस गया, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए बिजली के पोल पर चढ़ गया। काफी देर बाद एनडीआरएफ की टीम आई और उसको रेस्क्यू किया गया। इधर विकासनगर की आसन नदी की चपेट में 12 लोग बह गए, जिसमें 3 लोगों की तो मौत की खबर है, जबकि 5 को रेस्क्यू किया गया है। 4 लोग अभी भी लापता हैं। नदियों के रौद्र रूप को देखकर लोगों में बहका मौज है। देहरादून से होकर बहने वाली छोटी बड़ी नदियों में उफान है। देहरादून के अलग अलग इलाकों में कई लोगों की मौतों की खबर आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। देखिए, रात से लगातार बरसात जारी है और आपने देखा है कि देहरादून में कई स्थानों पर भारी बरसात हुई है, जिसमें बेसिक रूप से सहस्त्रधारा के आसपास का एरिया, मसूरी के आसपास का एरिया, मालदेवता के आसपास का एरिया बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। कई जगह जल भराव हुआ है, वैली ब्रिज बह गया है, रास्ते कटे हैं, कुछ दुकानें टूटी हैं, कुछ छोटे मोटे मकान टूटे हैं और काफ़ी लोगों को, लगभग 400 से 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 2-3 लोग लापता बताए जा रहे थे, उनके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी प्रकार से टिहरी क्षेत्र में कई जगह जल भराव हुआ है। गीता भवन में काफ़ी ज़्यादा लोग फंस गए थे, उनको निकाला गया है। नैनीताल में काफ़ी मात्रा में मलबा आ गया, लोग फंस गए थे, उनको निकाला गया है। इस प्रकार से सब जगह जहाँ जहाँ आवश्यकता है सब जगह कार्रवाई की जा रही है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। राहत टीमें, बचाव टीमें सभी जगह उपलब्ध हैं। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी में भी रात से ही रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग तक पानी पहुंच चुका है। इसके आसपास की दुकानें भी जलमग्न हो गई और दुकानदारों का सारा सामान खराब हो गया है। इस दौरान यातायात भी बाधित हुआ। चंद्रभागा नदी में कई लोग फंस चुके हैं, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। वहीं नदी में फंसे कई वाहनों का रेस्क्यू अभी भी जारी है। देखो जी, नुकसान तो बहुत लोगों का हमारा तो हुआ ही है। पीछे कई गाड़ियां इसमें डूब गई और बेचारे जो अपना ठेली वेली लगाते थे उनकी ठेलियां बह गई। किसी का 40,000 का, किसी का 50,000 का नुकसान है। हमारे एक दुकान में भी 3-3 फुट पानी था, जिसमें मैन तो हमारे जो जरूरी कागज थे वो सारे खराब हो गए, वो सब गल गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसमें। पानी हमारे ड्रोवर में 1-1 फुट पानी, मतलब ड्रोवर के, और जो उसके बाद भी हम जब आए तो ड्रोवर में भी हमारी पानी भरा हुआ था, पूरी वो डूबे हुए थे। नुकसान हमारा कंप्यूटर खत्म फूक गया, इन्वर्टर भी फूक गया। दैवीय आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने प्रदेश को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि आपके मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य में राहत बचाव कार्य तेजी से संचालित हो रहा है।
सोमवार रात न सिर्फ देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश में भारी बारिश से नुकसान हुआ, बल्कि टिहरी के नरेंद्रनगर में भी नुकसान की खबरें सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, मकानों में दरारें पड़ गई हैं। टिहरी के नरेंद्रनगर क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं, उनको देख लोगों का दिल दहल उठा है। सोमवार रात कुमारखेड़ा के लोगों के लिए कयामत बनकर आई। आंखों को चकाचौंध करने वाली बादलों की गड़गड़ाहट के बीच सोमवार शाम 7:30 रात्रि से सुबह 5:30 तक अति मूसलाधार बारिश को देख लोगों की रूह कांप उठी। हमारी बस यही मांग है कि हमें जिस हिसाब से यहाँ बरसात हो रही है लगातार, ये हर साल का ये ड्रामा रहता है और प्रशासन द्वारा कोई हमारी सुरक्षा नहीं की गई है। ना ही हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है रहने के लिए। कम से कम 500 लोग यहाँ पर रहते हैं हमारे वार्ड में, और कोई ना वैकल्पिक व्यवस्था है, ना ही कोई टेम्परेरी व्यवस्था, ना ही कोई परमानेंट व्यवस्था कर रहा है। हम लोगों की एक ही मांग है कि सारी जनता को एक टेम्परेरी व्यवस्था को ना छोड़ देखते हुए परमानेंट कहीं पर विस्थापन किया जाए, जिससे सभी लोग जीवन जलकल उनका बना रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि लोग रात भर जागते रहे। विद्युत आपूर्ति ठप होने से लोगों को रात अंधेरे में काटनी पड़ी। आंखों को चकाचौंध करने वाली बादलों के गर्जन से लोग भयभीत हो उठे। आसमानी आफत कहे जाने वाली बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। नालियों के अवरुद्ध होने पर सड़क पर पानी किसी नदी का रौद्र रूप जैसा लग रहा था। 1 महीने से लगातार बरसात हो रही है और यहाँ पर बहुत जगह नुकसान हो गया है। जैसे हमारे घर के आगे दुकान भी चली गई है और जगह जगह जो है रोड भी ब्लॉक हो गया। हमने इसके लिए कई बार PWD से भी कहा कि यहाँ नाली और जो नारदान है वो खुले चाहिए, पर इसमें कोई एक्शन नहीं करता है। अब क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है या तो हमको विस्थापित किया जाए कहीं अच्छी सुरक्षित जगह में, ताकि अपना जो बाकी जीवन है हमारा वो हम ठीक ढंग से व्यापन कर सकें, और नहीं तो इसका जो ट्रेड में ठीक प्रकार से होना चाहिए ताकि किसी को असुविधा न हो। पानी के तेज बहाव में सड़क के किनारे राजन की दुकान पानी के मलबे की भेंट चढ़ गई। नरपाल सिंह भंडारी के सामने सड़क पर बने गड्ढे से मकान के खतरे की आशंका बढ़ गई है, तो सुरेंद्र भट्ट के मकान की चौक की दीवार ढह गई है। दीपक कुमार का लाखों का मकान मलबे की भेंट चढ़ते चढ़ते बच गया। रोशनी धमांदा के मकान के नीचे से जमीन दरक गई है। कुमारखेड़ा के 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में 8 स्थानों पर पहाड़ी से भारी मलबा रोड पर आने से ऋषिकेश टिहरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल ने बताया कि नरेंद्रनगर से ढालवाला तक मलबे की हटाने में 4 JCB लगाई गई हैं, लेकिन मलबा इतना भारी मात्रा में है कि अगले 2 दिनों तक रोड खुलने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। में हम परेशान हैं, हम तो बार बार डर डर के जीते हैं। यहाँ जब भी किसी के पास जाओ मदद के लिए कोई मदद हमारे लिए नहीं होती है। ना ही हमें नगर पालिका से मदद मिलती है, ना ही हमें कहीं से न आते हैं पटवारी लोग बोलते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर कोई कुछ नहीं करता। हमारे कमरों में दरारें आ गई, हम रात को सो भी नहीं सकते हैं, रात भर बैठे रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान से यही है कि हमें यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पहुँचाया जाए। कुमारखेड़ा वासियों का कहना है कि हर साल कुमारखेड़ा में आपदा आती है, या तो सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए जाएं अथवा बार बार की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए कुमारखेड़ा वासियों को विस्थापित किया जाए। पीड़ितों का ये भी कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों को अनसुना करेगी तो वो आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।